A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today we are going to study part number 3 of your very first chapter named The Third Level. So before we proceed, let me just revise whatever we have studied in this particular chapter. So my dear student, the writer of this particular chapter is जैक फिनी. ये जो पर्टिकुलर चैप्टर लिखा है वो जैक फिनी ने लिखा है एंड द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मेन कैरेक्टर चार्ली. इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो चार्ली है, राइट? नाउ एज द टाइटल सजेस्ट द थर्ड लेवल. कौन से थर्ड लेवल की बात की जा रही है यहाँ पर? सो माय डियर स्टूडेंट, अमेरिका के अंदर एक सिटी है न्यूयॉर्क और वहां पर एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है एंड विच इज नॉन one of the biggest, longest and largest railway stations in the United States of America. अमेरिका के अंदर वो सबसे बड़ा स्टेशन है. कौन सा? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर बहुत सारे एंट्रेंसेस हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स बने हुए हैं और बहुत सारे रास्ते हैं वहां पर. नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इन रियलिटी एक्चुअली वहां पर सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं. लेवल्स का मतलब मेरा हो गया जनरली, मतलब वहां पे 2 तरह के प्लेटफॉर्म्स है, एक तो ग्राउंड फ्लोर पे है और दूसरा जो कि बेसमेंट अंडरग्राउंड है. सो प्रैक्टिकली तो वहां पर 2 ही लेवल्स है, बट द मेन कैरेक्टर नेम चार्ली, ही क्लेम्स दैट देयर इज थर्ड लेवल एज वेल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन चार्ली इस बात का दावा करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर थर्ड लेवल भी है एंड ही हैज बीन देयर, और वो वहां पर विजिट करके आया है. And when he just narrated the entire incidents to his friend who happens to be a psychiatrist, और वो अपने 2 साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये सारी बात बताता है कि नहीं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 लेवल्स नहीं है बल्कि वहां पे 3 लेवल्स है. थर्ड लेवल पे मैं खुद विजिट करके आया हूं. सो ही डज नॉट बिलीव, वो जो उसका फ्रेंड जो कि साइकेट्रिस्ट उसका जो फ्रेंड होता है, ही डज नॉट बिलीव चार्ली एंड इवन ही सेज, चार्ली, you want to escape from this world because you are sick of this insecurity, war and this hatred and violence in modern world, and that is why you want an escape from this world. बल्कि उसका फ्रेंड उसको क्या बोलता है कि चार्ली, तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो एक हैट्रेड फैला हुआ है, वॉर है यहाँ पर और इनसिक्योरिटी है, ओके, तो इन सभी चीजों से तुम परेशान हो और इस वजह से तुम इस पर्टिकुलर मॉडर्न वर्ल्ड से क्या चाहते हो? एस्केप चाहते हो, एंड दैट इज ट्रूली योर इमेजिनेशन. और इस वजह से तुम थर्ड लेवल को ढूंढते फिरते हो और सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन हो सकता है. But Charlie says after that, he said and he narrated the entire incidents कि किस तरीके से वो थर्ड लेवल पे पहुंचा. One summer evening he got late, okay, वो लेट हो जाता है फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से लेट हो जाता है एंड हिज ओनली वाइफ नेम्ड ल्यूसिया वाज वेटिंग फॉर हिम. और उसकी जो वाइफ थी ल्यूसिया, वो उसका वेट कर रही थी. एंड आफ्टर दैट एक्चुअली वो क्या करता है, सो ही जस्ट टुक, he wanted to take subway मतलब होता है लोकल ट्रेन फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो सबसे पहले क्या करता है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एंटर करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही जस्ट वेंट टू द फर्स्ट लेवल वेयर जनरली मॉडर्न जो ट्रेन्स होती है, 20th सेंचुरी की जो ट्रेन्स होती है वहां पर वो मिलती है. आफ्टर दैट ही वेंट टू सेकंड लेवल, वहां पे सेकंड लेवल पे वो जाता है. सो ही एंटर्ड अ टनल, वहां पे एक टनल के अंदर एंटर करता है एंड आफ्टर दैट ही गॉट लॉस्ट, और वो लॉस्ट हो जाता है यानी गुम हो जाता है. After that he kept moving on, और उसके बाद वो आगे बढ़ता रहता है and he finds some strange thing over there. वहां पर जिन लोगों से वो मिलता है, वो लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस था, उनका जो अपीयरेंस था वो डिफरेंट था. वो किस तरह का दिखता था? वो जनरली जो 19th सेंचुरी के अंदर लोग होते थे, जिस तरह के वो कपड़े पहनते थे उस तरह के लोग थे. उन्होंने क्या रखा हुआ था, उनकी जो मस्टिचेस थी वो हैंडल बार मस्टिचेस थी, उन्हें डबी हैट पहना हुआ था, उनके जो साइड बर्न्स थे वो अलग से दिख रहे थे. तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी. एट द सेम टाइम वहां पर जो ट्रेन थी, लोकोमोटिव ट्रेन थी जो कि कोयले से चलती है. एट द सेम टाइम वहां पर एक न्यूज़पेपर वेंडर होता है, एक बच्चा होता है जो कि न्यूज़पेपर को बेच रहा होता है, और वहां पर वो न्यूज़पेपर जो होता है वो द वर्ल्ड के नाम से होता है. एंड दैट न्यूज़पेपर हैज बीन ऑलरेडी बैंड और हैज बीन ऑलरेडी स्टॉप्ड, और उस न्यूज़पेपर को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है. तो अब वो उस न्यूज़पेपर को देख के कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है.
एंड आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू विजिट, ओके, वो कहाँ पे विजिट, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। गेल्सबर्ग कहाँ पे, गेल्सबर्ग वो जगह है जहाँ पे उसके जो ग्रैंडफादर थे वो रहते थे, और कहीं ना कहीं चार्ली ने अपना पूरा बचपन वहां बिताया था, और गेल्सबर्ग से चार्ली का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, और वो इस बात को भी जानता था कि एट द सेम टाइम अब वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था, एंड ही वांटेड 2 टिकट फॉर द सेम, और वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था, और वो वहां के लिए 2 टिकट लेना चाहता था, एक टिकट अपनी वाइफ के लिए, एक टिकट वो खुद के लिए, एंड ही जस्ट सेड आई वांटेड 2 टिकट, और वो कहता है कि मुझे 2 टिकट चाहिए। नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विदाउट एनी फर्दर डिले। अब इस चैप्टर को कनेक्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, बी अटेंटिव। यस, उसके बाद चार्ली क्या करता है, द क्लर्क फिगर द फेयर, चार्ली क्या बोलता है, आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग, यानी वो मतलब क्या करता है, उसको 2 टिकट चाहिए थे गेल्सबर्ग के लिए, वो क्लर्क को क्या देता, फेयर, फेयर का मतलब भाड़ा हो गया, किराया हो गया, तो वो देता है कि ग्लांस, ग्लांस का मतलब एक झलक देखना, टकटकी लगाकर देखना, एट माई फैंसी हैट बैंड, और जो मतलब जो वहां पर जो क्लर्क बैठा होता है वो देखता है किसकी तरफ, चार्ली ने एक फैंसी सा हेडबैंड पहना होता है उसकी तरफ देखता है, बट ही फिगर द फेयर, फिगर का मतलब कैलकुलेट करना, और वो क्या करता है, वो फिगर मतलब कैलकुलेट करने लग जाता है फेयर को क्लर्क, एंड आई हैड इनफ फॉर 2 टिकट्स, और मतलब उसके पास इनफ पैसा था, किसके पास, चार्ली के पास, कि वो 2 टिकट्स ले सकता था, वन वे, वो एक तरफ जाना चाहता था सिर्फ, कहा मतलब वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था, वन वे के लिए उसके पास इनफ पैसा था कि 2 टिकट्स ले सकता था, बट व्हेन आई काउंटेड आउट मनी एंड लुक्ड अप, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने पैसे को काउंट किया, मैंने ऊपर की तरफ देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, स्टेरिंग का मतलब हो गया टकटकी लगाकर देखना, जो क्लर्क था वो मेरी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था, ही नॉडेड, नॉडेड का मतलब सर हिलाना, एट द बिल्स, बिल्स का मतलब या नोट्स, यानी जैसे वो नोट्स को देखता है क्लर्क, तो मेरी तरफ वो सिर हिलाने लग जाता है, दैट इंट मनी मिस्टर, इनका मतलब इज नॉट, वो कहता है कि मिस्टर ये पैसे नहीं है, वाई सो माय डियर स्टूडेंट, अब चार्ली क्या था, चार्ली 19th सेंचुरी में चला गया था, ओके, और चार्ली के पास जो मनी थी वो 20th सेंचुरी की थी, तो डेफिनेटली सी बात है, क्लर्क वो देखता है कि ये पैसे नहीं है, ही सेड, क्लर्क बोलता है, एंड इफ यू ट्राई टू स्किन मी, स्किन का मतलब यहाँ पर इफ यू ट्राई टू चीट मी, ट्राई टू स्किन मी मतलब इफ यू ट्राई टू चीट मी, अगर तुम ये चीट करने की कोशिश कर रहे हो, क्लर्क किसको बोलता है, क्लर्क बोलता है चार्ली को, यू वॉन्ट गो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो यहाँ पर मतलब जो क्लर्क होता है वो चार्ली को क्या करता है, थ्रेटन करते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, ही ग्लांस, ग्लांस का मतलब लुक्ड, टकटकी लगाकर देखना, एट द कैश ड्रॉर, ड्रॉर मतलब जहां पे वो पैसा रखा जाता है, बिसाइड हिम, और तभी मतलब वो देखता है, ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, मतलब जो क्लर्क होता है उसके उसके पास में एक ड्रॉर होता है, वो उसकी तरफ देखता है, बिसाइड साथ में, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, बिल्स का तो नोट्स, और उसमें मतलब जो क्लर्क था, उस क्लर्क के जो ड्रॉर के अंदर जो पैसे पड़े थे, बिल्स थे, नोट्स थे, वो पुराने स्टाइल के थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी नाउ डेज, और वो मतलब जो पुराने वाली नोट्स थे वो बहुत बड़े नोट्स थे, मतलब हाफ नोट थे, मतलब इतने बड़े नोट्स थे जो हम आज के जमाने में यूज करते हैं वो डबल थे, यानी बड़े नोट्स थे, लेकिन आज वाले जो छोटे नोट्स थे, एंड डिफरेंट लुकिंग एट द सेम टाइम, जो आज का जो करेंसी था वो क्या था, डिफरेंट लुकिंग था, दूसरे तरीके से 19th सेंचुरी की करेंसी से बिल्कुल डिफरेंट दिखने वाला। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं वहां से सीधा मुड़ा और बाहर मतलब जल्दी से वहां निकल पड़ा, देयर इज नथिंग नाइस जेल इवन इन 1894, तो चार्ली को लगता है कहीं ना कहीं क्लर्क क्या ना कर दे, कंप्लेन ना कर दे मेरे खिलाफ, और चाहे वो 1984 ही क्यों ना हो, चाहे वो 19th सेंचुरी क्यों हो, चाहे वो 20th सेंचुरी हो, चाहे वो 19th सेंचुरी हो, जेल तो जेल ही होती है, वो 19th सेंचुरी में भी जेल तो बुरी ही होती है, जेल जाना 19th सेंचुरी में भी अच्छी बात नहीं थी, तो चार्ली क्या होता है, वहां से खिसक जाता है, चार्ली वहां से निकल जाता है, राइट, एंड दैट वाज दैट, बस सिर्फ इतना ही हुआ उस दिन, एंड दैट वाज दैट, ये सारी की सारी स्टोरी वो किसको बता रहा है, अपने फ्रेंड को बता रहा है, एंड आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और जिस तरीके से मैंने एंटर किया था थर्ड लेवल पे, उसी तरीके से मैं वहां से बाहर चला गया, आई सपोज नेक्स्ट डे मुझे लगा
मैंने सोचा नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग द लंच आवर के दौरान, यहाँ पे चार्ली बोल रहा है, मैंने सोचा कि लंच आवर के दौरान आई ड्रू, निकालना $300 आउट ऑफ द बैंक। यानी चार्ली क्या करता है, $300 बैंक से निकलवाता है। एंड नियरली ऑल वी हैड, और चार्ली के पास 300 के आसपास ही डॉलर्स थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने जमाने की जो करेंसी होती है उसको एक्सचेंज करके उसने नई करेंसी के बदले ओल्ड जो करेंसी थी वो उसने ले ली, खरीद ली। That really worried my psychiatrist friend। और जब ये बात मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को पता चला कि नई करेंसी देकर मैंने ओल्ड करेंसी को खरीद लिया है, तो इस बात को सुनकर जो उसका जो फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट उसका जो फ्रेंड था, वो वरीड हो जाता है, चिंतित हो जाता है। You can buy old money at almost any coin dealers। यहाँ पे चार्ली बोलता है कि रीडर्स को बोलता है कि अगर आपको भी अगर ओल्ड टाइप की करेंसी चाहिए तो आप किसी भी जो कॉइन डीलर है उससे ले सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देना, कि अगर आपको नई करेंसी के बदले में ओल्ड करेंसी चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम देना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। यानी उसने जो $300 दिए थे नए डॉलर्स, नई करेंसी के बदले, उसको पुराने में कितना मिला, 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। यानी $300 के बदले में उसे जो पुरानी जो करेंसी मिली वो 200, लेस देन 200, यानी $200 से भी कम उसको पुरानी स्टाइल की करेंसी मिली। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने इस बात की कोई ज्यादा केयर नहीं की। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। तो यहाँ पे चार्ली बोलता है कि वैसे भी अगर मैं बात करूं 1894 के अंदर जो 1 सेंट्स के, अगर 13 सेंट्स के बदले, सेंट क्या होता है, करेंसी नेम हो गया यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे पैसा होता है, तो डॉलर के अंदर स्मॉलेस्ट जो मेज करेंसी का जो टाइप होता है वो सेंट्स होता है। तो कहता है कि 13 सेंट्स में एग्स मिल सकते थे, डजन, 1 डजन एग आ सकते थे। तो 1894 में इतना बहुत था। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ली बोलना चाहता है कि लेस देन $200 के अंदर भी 1894 में वो सर्वाइव कर सकता था, राइट। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। उसके बाद मतलब वो क्या करता है, फिर दोबारा उस थर्ड लेवल पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको वो कॉरिडोर मिलता ही नहीं है जिस कॉरिडोर से वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था। एंड दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन। यानी उसके बाद भी मतलब चार्ली क्या करता है, उस ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे जाकर बार बार उस कॉरिडोर में जाता है जहां से वो थर्ड लेवल गया था, लेकिन उसके बाद उसको वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला। Although I tried often enough, हालांकि मैंने उसके बाद भी बहुत ट्राई किया, बार बार मैं ढूंढने की कोशिश करता था। ल्यूसा वॉज प्रीटी वरीड, लेकिन जो उसकी वाइफ थी ल्यूसा थी वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। प्रीटी का मतलब एक्सट्रीमली वरीड। तो उसकी जो वाइफ थी ल्यूसा, वो उस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसको बोला, व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने ये सारी चीज अपनी वाइफ को बताई, एंड आई डिड नॉट एंड did not want me to look for the third level anymore। और मेरी वाइफ क्या थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल के लिए अब क्या करूं, मैं ज्यादा ढूंढूं। यानी मेरी वाइफ अब ये बात नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को और ढूंढूं। एंड आफ्टर वाइल, और कुछ टाइम के बाद, आई स्टॉप, और मैंने भी मतलब क्या है, जो थर्ड लेवल है उसको ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और उसके बाद मतलब मैंने जो मेरे दिमाग में एक जो थर्ड लेवल को बार बार मतलब मैं सोचता था वो मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया, और मैं अपना स्टाम्प कलेक्शन करना स्टार्ट करने लग जाता हूँ दोबारा से। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ल्यूसा और फिर, यानी ल्यूसा और चार्ली होते हैं दोनों फिर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और वो दोनों अब मिलकर दोनों क्या करें, वीकेंड पे अक्सर जाते हैं ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे, और वो दोनों के दोनों क्या ढूंढ रहे थे, थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल स्टिल देयर। अब यानी इस लाइन से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं चार्ली, देखो चार्ली ने ये बात दिमाग से निकाल दी थी कि थर्ड लेवल को वो नहीं ढूंढेगा, लेकिन उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है ल्यूसा और चार्ली, वो दोनों मतलब क्या करते हैं, वो थर्ड लेवल को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा प्रूफ है जो उनको मिल गया था, जिस प्रूफ के तहत मतलब वो क्या सोचते हैं कि हम थर्ड लेवल को अब ढूंढेंगे। तो यानी कि कोई ना कोई उनको ऐसा प्रूफ मिल गया था, यानी उसके बाद वो क्या है, वो थर्ड लेवल को दोनों ढूंढने लग जाते हैं। अब वो कौन सा प्रूफ था, आपको नेक्स्ट 2-3 लाइंस में पता चल जाएगा। माय फ्रेंड सैम वेनियर। अब ये सैम वेनियर कौन है, देखो उसका एक फ्रेंड था जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था जो उसका। चार्ली का जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसका नाम था सैम वेनियर। डिसअपियर्ड, वो अदृश्य हो जाता है अचानक से, वो मतलब क्या था, वो अदृश्य हो गया, पता ही नहीं चला, कहीं गुम हो गया, कहीं चला गया। नोबडी न्यू वेयर, और किसी को भी नहीं पता था कि वो गया कहां पर।
बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब डाउटफुल होना, लेकिन चार्ली को कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सैम वेनियर, जो कि उसका फ्रेंड था, कौन, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था, उस पे कहीं ना कहीं चार्ली को डाउट था, बिकॉज सैम सिटी बॉय, क्योंकि सैम शहर का लड़का था, शहर की जिंदगी दी थी सैम ने। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम, और मैं अक्सर उसको बताता था अबाउट गेल्सबर्ग। और मैं क्या करता था कि मैं गेल्सबर्ग के बारे में अक्सर सैम्स को, सैम जो उसका फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, चार्ली बोलता है, मैं उसको अक्सर गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, और अक्सर मैं बताता था कि मैं कैसे स्कूल जाता था, चार्ली सैम को बताता था। एंड ही ऑलवेज सेड दैट ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और मतलब कहीं ना कहीं सैम को वो जगह हमेशा ही अच्छी लगती थी। जब कभी चार्ली गेल्सबर्ग के बारे में बताता था, तो सैम को वो जगह यानी गेल्सबर्ग हमेशा ही अच्छी लगती थी। एंड दैट्स व्हाई देयर ही इज ऑल राइट इन 1894, एंड दैट्स व्हाई, और अब वो वहां पे चला गया है, ऑल राइट इन 1894। सो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको एक शॉकिंग न्यूज देता हूं कि 1894 में जो उसका फ्रेंड था सैम वेनियर, अब वो क्या करके, वो टाइम ट्रेवल करके थर्ड लेवल से होता हुआ वो गेल्सबर्ग पहुंच गया था। कहां पर चला गया था? और वो थर्ड लेवल से होता हुआ गेल्सबर्ग यानी टाउन टाइम ट्रेवल करते हुए 1894 में चला गया था, क्योंकि चार्ली अक्सर मतलब सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बताता था, और इस बात का कहीं ना कहीं चार्ली को डाउट था, और चार्ली को पक्का इस बात का कंफर्म था कि हो ना हो वो गेल्सबर्ग चला गया है। कौन? सैम चला गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सैम कैसे चला गया 1984 में टाइम ट्रेवल करके। एंड एज आई टोल्ड यू, एक इमेजिनेटिव स्टोरी है। तो सैम, उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, वो टाइम ट्रेवल करके गेल्सबर्ग चला गया, क्योंकि गेल्सबर्ग उसको बहुत ज्यादा पसंद था, और चार्ली अक्सर सैम को बताता था गेल्सबर्ग बहुत अच्छी जगह है। अब यहाँ पर मतलब किस तरीके से कंफर्म हुआ चार्ली को कि नहीं, जो उसका फ्रेंड है, साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है, वो गेल्सबर्ग चला गया है, हमें नेक्स्ट एंजा के अंदर पता चलेगा। जैसे बिकॉज वन नाइट, अब चार्ली इस बात को दावे से बोल रहा है कि वो गेल्सबर्ग है, कैसे? क्योंकि चार्ली कहता है एक नाइट की बात है। फर्स्टिंग, फर्स्टिंग का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो एक तरह से, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं छेड़खानी करना, एक तरह से टेम्परिंग करना विद माय स्टाम्प कलेक्शन। एक बार क्या था, चार्ली जो उसके पास स्टाम्प कलेक्शन था, उसके साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था, उसको कैलकुलेट कर रहा था, उसको चेक कर रहा था। आई फाउंड, और मुझे क्या हुआ, एक कुछ चीज मिली। आई फाउंड, वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? सो माय डियर स्टूडेंट, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने यूज किया था फर्स्ट डे कवर। आई विल एक्सप्लेन लेटर। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? देखो, उसने बताया था कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो स्टाम्प कलेक्शन करते हैं, और फर्स्ट डे कवर का बारे में जिक्र किया था। फर्स्ट डे कवर होता क्या है? तो यहाँ पे चार्ली जब अपने मतलब स्टाम्प कलेक्शन को फसिंग कर रहा था, मतलब टेम्परिंग कर रहा था, उसको कैलकुलेट कर रहा था, उसको देख रहा था, तो सडनली उसके सामने एक फर्स्ट डे कवर आ जाता है। अब चार्ली बताता कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब कभी भी एक नई टिकट या नया स्टाम्प इश्यू होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय, जिनको स्टाम्प कलेक्शन करने का शौक होता है, वो उन स्टाम्प्स को कलेक्ट कर लेते हैं, उनको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। सम, यानी जब कभी भी क्या होता है, कोई स्टाम्प इश्यू होता है, तो जिनको स्टाम्प कलेक्शन करने का शौक होता है, वो उन स्टाम्प्स को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनुलर्स टू देमसेल्फ, और वो क्या करते हैं, उन एनुलर्स के ऊपर लगा देते हैं, और वो जो एनुलर्स होते हैं वो खुद को ही मेल कर देते हैं। मीन्स मतलब ऐसे अगर आप टिकट लेने जाओगे तो टिकट वैसे सीधी नहीं मिलेगी आपको, और वो क्या करते हैं, खाली एनवलप लेते हैं, उस एनवलप के ऊपर वो स्टाम्प लगाते हैं, और वो एनवलप खुद को ही मेल कर देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। और जिस दिन उस टिकट की सेल होती है, उसी दिन वो क्या करते हैं, पहले दिन ही वो क्या कर देते हैं, वो सेल के दिन ही वो क्या करते हैं, एक खाली एनवलप लेते हैं, उसके ऊपर स्टाम्प लगाते हैं, और वो खुद को ही मेल कर देते हैं। और उसके बाद जो पोस्ट मास्टर होता है वो प्रूव द डेट, क्योंकि वो स्टाम्प लगाता है, उसके बाद वो डेट को प्रूव कर देता है कि इस डेट, इस पर्टिकुलर डेट को स्टाम्प इश्यू हुआ था। और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर बोलते हैं, राइट। द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और इसको क्या बोला जाता है, इस तरीके से, जब मतलब खाली जो एनवलप होता है उसके ऊपर स्टाम्प लगाकर खुद को ही मेल कर देना, फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन,
और मतलब जब जब कभी ये फर्स्ट डे कवर है पहुंचते हैं, तो ऑब्वियस सी बात, अगर आप फर्स्ट डे कवर खुद को ही मेल कर रहे हैं तो आपको पता ही वो ब्लैंक है, तो आप उसको ओपन करोगे ही नहीं, तो ये कभी भी खोले नहीं जाते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि इनके अंदर हम खाली क्या कर देते हैं, खाली एनवलप रख देते हैं। तो अभी चार्ली क्या कर रहा था, चार्ली अपने स्टाम्प कलेक्शन के साथ कुछ टेम्परिंग कर रहा था, तो सडनली उसके सामने क्या आता है, सडनली उसके सामने एक फर्स्ट डे कवर आता है। देन दैट नाइट, उस रात, अमंग द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, यानी जब मतलब चार्ली पुराने जो ओल्ड कवर उसके साथ फर्स्ट डे कवर्स थे पुराने, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। तो तभी सडनली उसके पास एक ऐसा फर्स्ट डे कवर होता है जो कि वहां पर नहीं होना चाहिए था। अब चार्ली क्या है, चार्ली के पास बहुत सारे फर्स्ट डे कवर होते हैं जो कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिए होते हैं, लेकिन अब चार्ली एक ऐसा एक नया फर्स्ट डे कवर वहां पर देखता जो कि वहां पर नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? बट देयर इट वाज, लेकिन वो फर्स्ट डे कवर वहां पर था। इट वाज देयर, वो वहां पर था, बिकॉज समवन हैड मेल टू माय ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने वो जो मेल किया था, किसी ने वो मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस, जो कि उसके ग्रैंडफादर कहां पर थे, गेल्सबर्ग रहते थे, तो वहां पर मेल किया था। एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन एनवलप सेड, और एनवलप के ऊपर भी वही एड्रेस लिखा हुआ था। क्या? एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये कहीं ना कहीं 1894 से, मतलब क्या है, उसके ऊपर डेट था। द पोस्ट मार्क शोर दैट, यानी जो पोस्ट मास्टर जो स्टाम्प लगाता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ये डेट लिखी हुई थी, येट डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल। और तब से लेकर मतलब ये जो फर्स्ट डे कवर है, वो मतलब इन सारे के सारे जो फर्स्ट डे कवर्स जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिए थे, ये वहीं पे पड़ा हुआ था। सो माय डियर स्टूडेंट, आप थोड़े सरप्राइज होंगे इस बात को लेकर कि वो फर्स्ट डे कवर वहां पे पहुंचा कैसे। माय डियर स्टूडेंट, देखिए, अब ये जो अभी जो उसका फ्रेंड है, वो मतलब क्या है, वो उसका फ्रेंड टाइम ट्रेवल करके वो 1894 में चला गया है। अब यानी वो 19th सेंचुरी में चला गया है। अब 19th सेंचुरी के अंदर, मतलब जो, अगर मैं बात करता हूं 19th सेंचुरी के अंदर, चार्ली पैदा ही नहीं हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है, तो उसका जो फ्रेंड था, उसने किसको मेल किया, वो उसने उसके ग्रैंडफादर को मेल किया। ग्रैंडफादर ने किसको वो सारे के सारे जो स्टाम्प कलेक्शन जो फर्स्ट डे कवर थे, वो किसको हैंड ओवर किए थे, वो चार्ली को हैंड ओवर किए थे। तो कहीं ना कहीं उसका फ्रेंड 19th सेंचुरी में चला गया था, उसने वो क्या किया, उसने उसके ग्रैंडफादर को वो फर्स्ट डे कवर भेजा, और उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसके ग्रैंडफादर ने वो स्टाम्प किसको दिए थे, कलेक्शन किसको दिया था, चार्ली को दिया था। तो इस तरीके से जो फर्स्ट डे कवर था, वो टाइम ट्रेवल करके 19th सेंचुरी से होते हुए वो किसके पास पहुंच गया, वो चार्ली के पास पहुंच गया। थोड़ा इमेजिनेटिव है, इसको समझने की कोशिश करना। द स्टाम्प वाज 6 सेंट, और उसके ऊपर जो टिकट लगी थी वो 6 सेंट की लगी हुई थी। ये करेंसी टाइप हो गया, डल ब्राउन कलर की थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरी फील्ड, और मतलब उसके ऊपर जो पिक्चर बनी थी स्टाम्प के ऊपर, वो क्या थी, गैरी फील्ड की थी। गैरी फील्ड कौन था, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, तो नेचुरली सी बात है, जब ये मतलब ये जो फर्स्ट डे कवर है मेरे ग्रैंडफादर के पास पहुंचा, इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन, और ये किसके कलेक्शन में चला गया, जो मेरे ग्रैंडफादर का जो कलेक्शन था उसमें सीधा चला गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस टाइम तक तो चार्ली पैदा ही नहीं हुआ था। तो उसका जो फ्रेंड जो कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला गया था, तो उसने किसको मेल किया, उसने उसके ग्रैंडफादर को मेल किया, और उसके ग्रैंडफादर के पास जो स्टाम्प कलेक्शन था, या जो फर्स्ट डे कवर का जो कलेक्शन था, वो वहीं पे रह गया, until I took it out and open it। और उसके बाद जो ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद जो स्टाम्प कलेक्शन था या फर्स्ट डे कवर का जो कलेक्शन था, उसके ग्रैंडफादर ने किसको दे दिया था, चार्ली को दे दिया था। इस वजह से वो चार्ली के पास पहुंच गया था। द पेपर इन साइड वॉजंट ब्लैंक, इट्स रेड, और जो सरप्राइजिंगली जो पेपर था उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, वो ब्लैंक नहीं था। मतलब जो फर्स्ट डे कवर चार्ली को मिला, ओल्ड जो फर्स्ट डे कवर्स थे उनके अंदर वो ब्लैंक नहीं था, उस पर कुछ एड्रेस लिखा हुआ था। देखो, 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। तो ये डेट कंफर्म करता है ये कौन सी डेट को लिखा गया है। और ये कहाँ का एड्रेस है, ये गिल्सबर्ग का एड्रेस है, जहां पर चार्ली के ग्रैंडफादर रहते थे, उनका एड्रेस है। अब यहाँ पे मतलब ये जो चार्ली, ये लेटर किसने लिखा है, सैम जो लिख रहा है, उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो टाइम ट्रेवल करके कहाँ चला गया है, वो गेल्सबर्ग चला गया है। तो अब उसने लेटर लिखा है गेल्सबर्ग जाने के बाद। देखो, आई गॉट टू बी विशिंग, यहाँ पे मतलब सैम बोलता है मैं आपको विश करना चाहूंगा दैट यू राइट,
मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बिल्कुल ठीक होंगे। सैम किसको लिख रहा है? सैम चार्ली को लिख रहा है। ठीक है, आप सरप्राइज होंगे कि सैम कैसे चला गया। सैम, अब क्या है, सैम यहाँ से मतलब वो टाइम ट्रेवल करके वो 19th सेंचुरी में चला गया और उसको गेल्सबर्ग बहुत पसंद था, वो गेल्सबर्ग चला गया। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग यू दैट यू आर राइट। तो मतलब सैम बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होंगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट। यहाँ पे सैम बोलता है कि अब मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि तुम बिल्कुल ठीक थे, तुम सही कह रहे थे। किस बात को लेकर? कि चार्ली, तुम कह रहे थे कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तो तुम बिल्कुल ठीक थे। एंड चार्ली, इट इज ट्रू। और चार्ली, बिल्कुल तुम सच थे कि तुमने सही कहा था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। आई फाउंड द थर्ड लेवल। अब मुझे वो थर्ड लेवल मिल गया। अब ये जो आई यूज किया वो सैम ने बोला है कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स। और मुझे यहाँ पर आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। तो यहाँ इट मीन्स 2 हफ्ते से चार्ली का जो फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वो 2 हफ्ते से क्या था, वो गुम हो चुका था। वो कहाँ चला गया था? गेल्सबर्ग चला गया था। राइट नाउ, अभी फिलहाल, डाउन द स्ट्रीट, मैं यहाँ पर बताता कि गली के नीचे, एट द डेली, ये कोई जगह का नाम है दिल्ली में, समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। यहाँ पे सैम बता रहा है कि गली के अंदर कोई पियानो बजा रहा है फिलहाल। दे आर आउट ऑन द फ्रंट पोर्च। पोर्च क्या होता है? देखो, घर के सामने का जो एक एरिया होता है, जो बैठने की जगह होती है, उसको हम पोर्च बोल सकते हैं। सिंगिंग, और मतलब घर के सामने के पोर्च पे लोग बैठे हुए हैं और वो गा रहे हैं, सीइंग नेल्सी होम, ये गाने का है, गाना, गाने की लाइंस है। तो मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, सीइंग नेली होम, ये सॉन्ग है, उसको गुनगुना रहे हैं सभी। एंड आई एम इनवाइटेड, और मुझे इनवाइट किया गया है फॉर लेमनेड। लेमनेड मतलब नींबू पानी के लिए मुझे इनवाइट किया गया है। यहाँ पे सैम चार्ली को बताता है कि म्यूजिक चल रहा है, कुछ लोगों ने मुझे क्या है, लेमनेड के लिए बुलाया है, नींबू पानी के लिए इन्वाइट किया है। कम ऑन बैक, जल्दी आ जाओ। चार्ली एंड ल्यूसा, अब तुम हस्बैंड वाइफ जल्दी से थर्ड लेवल आ जाओ। कीप लुकिंग टिल नाउ यू फाइंड आउट द थर्ड लेवल, और तुम ढूंढते रहना जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता है। इट्स वर्थ इट, बिलीव इट। मतलब अगर तुम ढूंढोगे तो इसका डेफिनेटली इसका कोई फायदा होगा, बिलीव इट, इस चीज का विश्वास करो। सो माय डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर लेटर से हमें पता चला कि जो लेटर चार्ली को लिखा था, किसने? सैम ने। तो सैम कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल करके वो 19th सेंचुरी में यानी थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। और उसने कहा कि चार्ली, तुम ठीक थे, तुम सही कह रहे थे कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। तो अब तुम क्या करो, तुम अपनी वाइफ के साथ इस थर्ड लेवल को ढूंढो, और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता है तुम इसको ढूंढते रहो। बिलीव मी, अब तुम्हें वो थर्ड लेवल जरूर मिलेगा। तो ये बात सैम ने बोली चार्ली को। द नोट इज साइंड सैम, और ये पूरा का नाम जो लिखा गया था वो सैम ने लिखा था। जो मतलब ये नोट दिया गया है, जो लेटर टाइप दिया गया है, ये किसने लिखा? सैम। सैम उसका एक फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने लिखा था। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old currency. Now, उसके बाद चार्ली क्या है, इस बात को इंश्योर करता है कि क्या एक्चुअल में सैम ने ऐसा कुछ किया था। तो उसके बाद वो क्या करता है, जो मतलब जो जो कॉइन डीलर होता है उसके पास जाता है ये पता करने के लिए कि क्या एक्चुअल में सैम यहाँ पे आया था। तो उसको इस बात का पता चलता है कि सैम ने क्या किया था, $800 को कन्वर्ट कराया था ओल्ड करेंसी के अंदर। तो इस बात से पता चल रहा था कि सैम ने ऑलरेडी, यानी वो थर्ड लेवल गया था और उसने 800 जो डॉलर्स थे उसकी ओल्ड करेंसी में चेंज कराया था। दैट ought टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे। हे क्या होता है? हे घास फूस या चारा जिसको आप बोल सकते हैं, फीड चारा, एंड ग्रेन गेहूं वगैरह, बिजनेस। तो यहाँ पर चार्ली बोलता है कि मतलब 800 जो डॉलर्स थे उसके पास, उसके बदले में उसने ओल्ड करेंसी मतलब कन्वर्ट कराई थी। तो उसके पास इनफ पैसा होगा कि अगर चार्ली चाहे 1894 के अंदर, 19th सेंचुरी के अंदर, अगर वो एक अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहे, किसका? हे का, फीड का, ग्रेन का, यानी चारा का, घास फूस का या ग्रेन का अगर बिजनेस सेट करना चाहे तो इतने पैसे में वो अपना बिजनेस सेट कर सकता है। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, मतलब वो हमेशा से ऐसा ही बिजनेस करना चाहता था। हालांकि 20th सेंचुरी में वो क्या था, वो एक साइकेट्रिस्ट था, लेकिन एक्चुअली में वो हमेशा से इस तरह का बिजनेस ही करना चाहता था। And certainly can't go back to his old business, and certainly he cannot go to his back his old business. अब old business का मतलब, अब वो 20th सेंचुरी में वो एक साइकेट्रिस्ट है, और ऑब्वियस सी बात है वो अब 19th सेंचुरी में चला गया है सैम। तो हो ना हो सैम अपना
करंट प्रोफेशन में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो हमेशा से ही हे फीड या ग्रेन का बिजनेस करना चाहता था। वो अब 20वीं सेंचुरी में आकर अपना उसका जो ओल्ड बिजनेस है, जो कि वो साइकेट्रिस्ट है, वो उसको नहीं करना चाहेगा, नॉट इन गेल्सबर्ग। और गेल्सबर्ग में तो खास तौर पे नहीं, क्योंकि अब गेल्सबर्ग में वो खुश था इलिनॉइस इन 1894, और वो 1894 में चला गया था टाइम ट्रेवल करके। हिज ओल्ड बिजनेस व्हाई सैम वाज माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो obvious सी बात है, वो अपना ओल्ड बिजनेस जो कि वो साइकेट्रिस्ट था, वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में 1894 के अंदर तो वो बिजनेस वो करना ही नहीं चाहता था, वो करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो हमेशा से ही हे फीड या ग्रेन का ही बिजनेस करना चाहता था। तो इस तरीके से सैम क्या आता है, टाइम ट्रेवल करके थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, राइट। So this is the end of the chapter. So my dear student, you must be having a question in your mind, क्या थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन आया था, डज थर्ड लेवल एग्जिस्ट और नॉट। सो माय डियर स्टूडेंट, इसके आप दो आंसर कर सकते हैं, यस इट एग्जिस्ट और नो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो भी आंसर आप करोगे वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करेंगे। वैसे अगर मैं रियलिटी में बात करूं, थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे आप यस बोले चाहे आप नो बोले, आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर आप यस बोलते हैं यस थर्ड लेवल एग्जिस्ट, तो आप उसके हिसाब से अपने रीजंस देंगे, वो जो भी मतलब जिस तरीके की चीज उसने दिखाई पड़ी थी जो थर्ड लेवल पे गया था, उन चीजों से प्रूव होता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अगर आप बोलते हैं थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर आप उसके रीजंस देंगे। सो वेदर यू राइट yes it exists or you say it does not exist, you have to prove your statement and your answer will be correct. आपका आंसर करेक्ट होगा, बट आपको रीजन देना होगा, चाहे एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, राइट। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बिकॉज इट्स कंप्लीटली इमेजिनेटिव स्टोरी। नोबडी कैन ट्रेवल इन पास्ट, कोई पास्ट में ट्रेवल नहीं कर सकता है, राइट। So this is all about from my side, my dear student. I tried my best to simplify this topic for you. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.